डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से मलेशिया दौरे पर पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों के पहलुओं की होगी समीक्षा। अर्थव्यवस्था, नई तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा पर बनेगी साझेदारी। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए ढांचा तैयार। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर टैरिफ दरों को लेकर सहमति। मेक इन इंडिया को मिलेंगे जोर, किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिलेंगे नए अवसर। केंद्र ने फिर सहारा। हामी सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल 264 करोड़ फंड किया मंजूर। यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। कंटेनर ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 की मौत, कई घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां आज से मलेशिया दौरे पर पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों के पहलुओं की होगी समीक्षा। अर्थव्यवस्था, नई तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा पर साझेदारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे, जो भारत मलेशिया संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करना और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करना है। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय से संपर्क स्थापित करना होगा। यात्रा के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, नई तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोनों पक्ष पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर नए सहयोग के रास्ते तलाशने के इच्छुक हैं, ताकि बदलती क्षेत्रीय और वैश्विक जरूरतों के अनुसार साझेदारी को मजबूत किया जा सके। मलेशिया में तैयारियां जोरों पर हैं और उत्साह चरम पर है, खासकर भारतीय प्रवासी समुदाय में, जो देश में सबसे बड़े प्रवासी भारतीय समुदाय में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से व्यापार, वित्त, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे जन संबंध भी मजबूत होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे, जो भारत मलेशिया संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करना और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करना है। वहीं इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय से संपर्क स्थापित करना होगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां व्यापार समझौते के लिए ढांचा तैयार। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का ढांचा तैयार। आयात निर्यात पर टैरिफ दरों पर बनी है सहमति। मेक इन इंडिया को मिलेंगे जोर, किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिलेंगे नए अवसर। आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए एक ढांचा तैयार किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर टैरिफ दरों को लेकर सहमति जताई गई है। इस समझौते से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। इसके समझौते की मुख्य बिंदु है, जिसमें पहला है, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया है। दूसरा है, भारत के निर्यातकों को अमेरिका में बड़ा बाजार मिलेगा। तीसरा है, निर्यात बढ़ने से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। चौथा है, जेनेरिक दवाएं, हीरे जवाहरात और विमान के पुर्जों पर टैरिफ 0% होगा। पांचवा है, गेहूं, चावल, मक्का, दूध, पनीर और पोल्ट्री और अन्य संवेदनशील उत्पादों को पर कोई समझौता नहीं हुआ है। छठवा है, अमेरिका के कृषि और औद्योगिक सामान पर टैरिफ घटाए जाएंगे, जैसे मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और पशु आहार। सातवां है, डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले जीपीयू
अन्य तकनीकी सामान और डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ेगा। 8वां है दोनों देश मिलकर सप्लाई चेन मजबूत करेंगे और तीसरे देशों की नीतियों में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। 9वां है अगले 5 साल में भारत $500 अरब का ऊर्जा, विमान, धातु, तकनीक और कोल का सामान अमेरिका से खरीदेगा। वहीं समझौते से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने में मदद करेगा। आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए एक ढांचा तैयार कर लिया है, जिसमें दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात पर टैरिफ दरों को लेकर सहमति जताई गई है। इस समझौते से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को नए अवसर भी मिलेंगे। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। भारत के निर्यातकों को अमेरिका में बड़ा बाजार मिलेगा। निर्यात बढ़ने से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। जेनरिक दवाएं, हीरे जवाहरात और विमान के पुर्जों पर टैरिफ 0% होगा। फिर गेहूं, चावल, मक्का, दूध, पनीर, पोल्ट्री और अन्य संवेदनशील उत्पादों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पीएम मोदी हर साल बच्चों के साथ परीक्षा पे कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम का 9वां संस्करण हुआ। पीएम मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाएं। आपको अभी से विकसित भारत को अपना सपना बनाना चाहिए। भगत सिंह आजादी का सपना दिल में रखकर फांसी पर झूल गए। जो आजादी से 25 साल पहले, 30 साल पहले बलिदान किए गए, उसी से आजादी मिली। अपना सपना बनाएं कि विकसित भारत के लिए मुझे क्या करना है। स्टूडेंट ने सवाल किया कि प्रेजेंटेशन देते समय मैं घबरा जाता हूं, इस डर को कैसे भगाऊं। वहीं पीएम ने कहा कि कभी देखा है कि फुटपाथ पर कोई गरीब महिला भी जब टीवी पर किसी घटना के बारे में बताती है तो कितने आत्मविश्वास से बात करती है। क्या उसने इंटरव्यू की कोई प्रैक्टिस की है? नहीं, उसका आत्मविश्वास आता है, सच्चाई आती है। उसे पता है कि उसने जो देखा है वही कहना है। आप भी अपने खुए पर भरोसा रखें तो प्रेजेंटेशन का डर भाग जाएगा। एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि पता नहीं ये मार्क्स की बीमारी कैसे फैल गई है। आप लोगों को पिछले साल के टॉप 1 से 10 तक के नाम याद हैं क्या? ये उपलब्धि तो कुछ देर के लिए होती है। हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ाई से हमारे जीवन पर क्या असर हुआ है, ना कि ये कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं। चलिए आप शुरू करते हैं, बताइए। मैं सानवी आचार्य आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी, सब्जी, दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो है उत्तराखंड से। धामी सरकार की ओर से गुड गवर्नेंस
गवर्नेंस मॉडल पर मोहर। केंद्र ने फिर सहा धामी सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल। 264 करोड़ फंड किया मंजूर। केंद्र की रिफॉर्म आधारित योजना के तहत मंजूरी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर पर लागू किए गए विभिन्न सुधारों को एक बार फिर केंद्र सरकार की सराहना मिली है। केंद्र ने इन सुधारों के लिए उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्र की रिफॉर्म आधारित योजना के तहत मंजूरी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से जुड़े नीतिगत सुधार लागू करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं सुधारों के तहत मंत्रालय ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26 योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को कुल 264.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। वहीं स्वीकृत राशि में शहरी विकास विभाग को GIS आधारित यूटिलिटी मैपिंग, सीवर, पेयजल और ड्रेनेज कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपए और नगर निकाय के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। वहीं मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अंतर्गत लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किए गए थे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मंजूरी की गई है। सचिव आवास डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास विभाग राज्य के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य के लक्ष्य के साथ प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर पर लागू किए गए विभिन्न सुधारों को एक बार फिर केंद्र सरकार की सराहना मिली है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है रांची से। रांची मेयर चुनाव, नाम वापस के बाद बचे 11 प्रत्याशी। जेएमएम, कांग्रेस और भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत। आपको बता दें, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के तहत रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए शुक्रवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। स्क्रूटनी के बाद जहां कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, वहीं अंतिम तिथि तक 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद अब मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशी शेष रह गए हैं। हालांकि मैदान में 11 प्रत्याशी मौजूद हैं, लेकिन चुनावी संघर्ष मुख्य रूप से 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है। भाजपा ने रोशनी खलको को समर्पित प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने रमा खलको को मैदान में उतारा है, जबकि झामुमो ने सुजीत विजय आनंद कुजूर को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में मुकाबला रोशनी, रमा और सुजीत के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। इस चुनाव में आजसू समर्थित प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा भी मैदान में बने हुए हैं। उनकी मौजूदगी से आदिवासी वोट बैंक को लेकर मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं नाम वापसी के बाद भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान भी काफी हद तक शांत हो गई है। पार्टी लाइन से अलग चल रहे भाजपा से जुड़े राजेंद्र मुंडा, सुनील फकीरा कश्यप और संजय टोपो ने अपना नामांकन वापस लेकर पार्टी नेतृत्व को राहत दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कौन कौन सी पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है? जैसे कि बताया जा रहा है भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम, मगर इसमें किन लोगों के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं? संगीता, मैं बताऊं कि इस बार का जो झारखंड का जो निकाय चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है। पहली बात तो ये है कि
इस बार का जो निकाय चुनाव है वो गैर दलीय आधार पर हो रहा है। कोई दल जो है वो गैर दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन सभी जो प्रमुख दल हैं वो अपने अपने समर्थित उम्मीदवार के प्रति अपनी चुनावी मैदान या पब्लिक में पैठ बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने समर्थित उम्मीदवार जो है मैदान में उतार रहे हैं। लेकिन जो सबसे जो अड़चन जो आ रही है, जो सबसे तीनों ही दलों में जो प्रमुख जो यहाँ के दल हैं, इन लोगों में जो सबसे जो बड़ी अड़चन आ रही है वो है समर्थित जो उनके जो उम्मीदवार हैं, पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके जो बागी लोग जो हैं वो जो है मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। यानी कि सभी पार्टियां की जो है ना, सभी पार्टी के में जो कार्यकर्ता है उनमें रोष होकर और वो जो है अपना अलग से नामांकन उन्होंने चूंकि दाखिल किया था, चूंकि 4 फरवरी तक नामांकन की अंतिम तिथि थी और 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की तिथि। तो जब ये दिन जब गुजर गए तो अभी भी जो कई बागी उम्मीदवार जो हैं अभी भी चुनावी मैदान में हैं। जैसे देखा जाए तो भाजपा के लिए ही रांची, झारखंड की राजधानी रांची के लिए ही बड़ा दिलचस्प मामला है। कांग्रेस की तरफ से जो है रमा खलको को मैदान में उतारा गया, वो पूर्व में भी मेयर रह चुकी हैं। दूसरी तरफ जो है भाजपा ने रासनी खलके को उतारा है। तो ये, लेकिन इन सबों के बावजूद भी जो है उनके जो बागी उम्मीदवार है, जो पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं, कल पूर्व जितने प्रमुख पार्टियां थी उनमें मान मनोबल का दौर जारी रहा, लोग मनाते रहे। कुछ जो है वो माने भी, लेकिन कुछ जो है पार्टी से अलग होकर पति जो है वो पार्टी में आस्था लगाए, लेकिन उनकी पत्नी जो है से बागी हो गई। दूसरी तरफ जैसे देवघर है, वहां भी जो भाजपा के जो समर्थित उम्मीदवार है रीता चौरसिया और ये रीता चौरसिया है, और दूसरी तरफ ये जो है इनमें बाबा बलियासी और उमा शंकर सिंह जो है इनमें जो है रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। मेदिनीनगर में भी यही हाल है। भाजपा के अरुणा शंकर हैं, जेएमएम से पूनम सिंह हैं और कांग्रेस से नम्रता त्रिपाठी। ये नम्रता त्रिपाठी जो है पूर्व में कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, उनकी लड़की है। तो यहाँ भी जो है इनके जो बागी उम्मीदवार हैं वो पार्टियां के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। धनबाद में भी वैसे ही देखने को मिल रही है कि वहां से जो बीजेपी जो समर्थित उम्मीदवार हैं, जो अभी वहां के जो विधायक हैं उनके पति हैं, और दूसरी तरफ जो है वहां के कद्दावर नेता थे चंद्रशेखर अग्रवाल, वो जो है बीजेपी के नेता थे, बीजेपी से समर्थित मांगा था, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली तो ऐन वक्त में जो है वो पार्टी का उन्होंने पाला बदला और जेएमएम का दामन थामा और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है। तो लब्बो लुभाव ये है कि पूरा जो है झारखंड के जितने भी नगर निकाय चुनाव है, नगर निगम को लेकर, खास करके नगर निगम के जो जहां हैं, जहां पर मेयर पद है वहां पर रस्साकसी चल रही है और जो असंतुष्ट जो है उम्मीदवार जो है उनके पार्टियां के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चाइनीज मांझे पर सीएम योगी सख्त। चाइनीज मांझे से होने वाली मौतें अब हत्या मानी जाएंगी। पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश। चाइनीज मांझे की बिक्री और खरीद पर लगाई जाए रोक। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों पर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में लखनऊ में एक युवक की चाइनीज मांझे से गला कटने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतें अब हत्या मानी जाएंगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चाइनीज मांझे की बिक्री और खरीद पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें बच्चों और युवाओं को चाइनीज मांझे के खतरों के बारे में बताया जाएगा। वहीं सरकार का उद्देश्य राज्य को इस खतरनाक पतंगबाजी से पूरी तरह मुक्त करना है। वहीं गौरतलब है कि चाइनीज मांझे पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बिक्री की और उपयोग जारी है। इसके लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों की जानें जा चुकी हैं।
ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे से बचाया जा सकता है। वहीं सरकार ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए छापेमारी करे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 की मौत, कई घायल। आपको बता दें, यूपी के मथुरा में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लघु शंका करने के लिए बस से उतरे यात्रियों को कंटेनर ने कुचल दिया। हादसे में 6 की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, यूपी के मथुरा में हादसा हो गया है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर लघु शंका करने के लिए बस से उतरे यात्रियों को कंटेनर ने कुचल दिया। वहीं इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग घायल बताए गए हैं। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 है, वहाँ एक बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, स्लीपर बस है ये। इसके ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी थी और जो सवारी हैं वो शौचालय करने के लिए उतरे थे, तभी पीछे से एक डीसीएम आकर के बस में टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस के आगे खड़े जो लोग थे वो घायल हो गए। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है व एक व्यक्ति घायल है। जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचाररत हैं यहाँ जिला अस्पताल में और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया। डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। जो 6 व्यक्ति हैं उनमें से 5 की शिनाख्त हो गई है और उनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। शेष जो यात्री थे उन्हें सरकारी वाहनों से। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मथुरा से गिरिधर पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिधर, कैसे ये हादसा पूरा हुआ है, विस्तार से बताइए जरा। जी अंकिता, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि कल देर रात को एक बहुत ही भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। ये जो पूरा हादसा है यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। थाना सुरीर क्षेत्र के माइलस्टोन 88 पर एक बस जो दिल्ली से कानपुर देहात की तरफ जा रही थी, वो लघु शंका के लिए जैसे ही यात्री शौच के लिए बस रोकी गई थी, हाईवे पर पीछे से तेज रफ्तार एक डीसीएम टैंकर आ रहा था, उसने पीछे से आकर टक्कर मार दी और जितनी सवारियां बस के सामने खड़ी हुई थी वो सभी बस की चपेट में आ गई और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले की जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन को हुई तो पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। बचाव और रेस्क्यू कार्य वहां पर प्रारंभ किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जो मृतक है उनकी शिनाख्त की कोशिश की गई थी। बाकी 6 लोगों की जितनी मृत्यु हुई है उन सभी की शिनाख्त अभी कर ली गई है और उन सभी को मोर्चरी भेज दिया गया, उनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। लेकिन तेज रफ्तार का जो कहर है आए दिन अंकिता कहीं ना कहीं यमुना एक्सप्रेस में देखने को मिलता है, जिसमें आए दिन हादसे होते हैं जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन इस तेज रफ्तार पर अभी लगाम नहीं लग पा रही है। अभी कुछ समय पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन ने तमाम दावे और वादे किए थे लेकिन अभी तक किसी तरह से इस पर अंकुश नहीं लग पाया। जी अंकिता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी के मथुरा में हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में आज 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान शाम तक जारी रहेगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, विस्तार से बताइए। जिस तरह से आज ग्रामीण में किसकी सत्ता होगी इसको देखकर राज्य में 12 जिले में 125 पंचायत समिति हैं। जी
जिसमें दो करोड़ मतदान आज वोटिंग करेंगे, जिसमें वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह से शुरू हो चुकी है जी। जिस तरह से पूरी सुरक्षा भी लगाई गई है। हालांकि जिसमें 731 जिला परिषद हैं, 1462 पंचायत समिति के सीटों पर उम्मीदवारों के जो है चुनाव होगा, जिसका आज पूरी तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया सुबह से शुरू हो चुकी है। लगातार वोटिंग पोलिंग बूथ पर लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। बारामती की बात करें तो बारामती में सुमित्रा पवार ने भी वोटिंग किया है और वहीं सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आज पूरी तरह से वोटिंग किया जाएगा। वोटिंग के बाद जो वोटिंग की जो जनगणना होगी वो 9 तारीख को होगी, लेकिन आज सुबह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। देखना है कि शाम तक जो परसेंटेज है कितना परसेंटेज वोटिंग किया जाता है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो बिहार के पटना से है। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1995 केस में सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। आरोप किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप, 31 साल पुराना है मामला। आपको बता दें पटना पुलिस ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। किराए के घर पर कब्जा करने से जुड़े 31 साल पुराने मामले में कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई। मंदिरी मोहल्ले में पप्पू यादव के घर पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की एक टीम भारतीय दंड संहिता की धारा 467 दस्तावेजों की जालसाजी के तहत दर्ज मामले में मध्य प्रदेश विधायक अदालत द्वारा जारी वारंट को तामील करने पहुंची। पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2024 में पिछला चुनाव लोकसभा चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव को शुक्रवार यानी कि 6 फरवरी 2026 की देर रात अदालत में सुनवाई से बार बार अनुपस्थित हो रहने के 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार को उनके आवास से 1995 के एक मामले में गिरफ्तार किया। पटना एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामला पुराने भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए 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 अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।